Hey there, welcome to Dimension Physics, your one step destination for clear, engaging explanations in physics, chemistry, maths, and beyond. So, this is going to be the lecture 2 of Coordination Compound series, and we will study about all the d orbital series 3, 4, and 5D orbital series. We'll do some questions, Werner's theory, ligands, and classifications of ligands. So, without any further delay, let's start learning. So, in the previous lecture, we read about coordination number, and this is like number of ligands surrounding central metal atom or ion, CMA or CMI, or number of donating side surrounding central metal atom is known as coordination number. Okay, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। यहाँ से फर्दर चालू होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। सपोज इसमें मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस पर्टिकुलर निकल में जो रहेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा वो मेरे को बता रहा है। अब देखो उसमें कितने लिगेंड्स उसको सराउंड कर रहे हैं, चार लिगेंड उसको सराउंड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, NiCO4 है क्या वो? NiCO4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हम 4 बोल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आप लोग ने वीडियो पॉज कर लिया हुआ है, जितना टाइम मैं छोड़ रहा हूँ उतने में हो भी जाएगा ये। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D का क्या लिखेंगे? स्कैंडियम AR तक तो आ रहा है, AR के बाद क्या होगा? स्कैंडियम देखो 21 है, AR मतलब वहाँ पे कितना चला गया अपना? 18 चला गया। तो यहाँ पे स्कैंडियम में इसके ऊपर 2 हो जाएगा और इसके ऊपर 3D के ऊपर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे टाइटेनियम एक ज़्यादा है तो 3D के ऊपर 2 आ जाएगा। वेनेडियम में क्या होगा? 3D के ऊपर 3 आ जाएगा। अब क्रोमियम देखो, क्रोमियम एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैंने इसको रेड से बॉक्स बना के मार्क भी किया है। इसमें क्या होगा? 4s पे 1 रहेगा और 3D में हो जाएगा 5। इसका एक्सेप्शन का रीज़न मत पूछना, पीरियोडिक टेबल पे सब पढ़ते हैं। ठीक है, Mn का सिमिलरली वैसे ही होगा, 4s2 हो जाएगा और 3D 5 हो जाएगा। फिर फेरस में हम क्या लिखेंगे? Ar 4s2 3D 5। कोबाल्ट में 3D, सॉरी 3D 6 हो जाएगा ना फेरस का, ये 5 हो रहा है तो ये 6 हो जाएगा। कोबाल्ट में 3D 7 हो जाएगा, इसमें 3D 8 हो जाएगा। अब Cu में आते हैं, Cu में वापस वो एक्सेप्शन आएगा, 4s1 हो जाएगा, 3D 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जिंक में जब आएंगे तो यहाँ पे 4s2 हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 4s के ऊपर 4s के पास जाएगा और 3D में 10 ही रहेगा। ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा। अब आते हैं वर्नर साहब जो थ्योरी दी है। अच्छा एक सेकेंड, जरा यहाँ देखना एक बार। ये जो ब्लैक वाले ग्रे वाले जो मेटल है ना, इनके प्रॉपर्टीज अननोन है, ये कभी भी काम नहीं आते हैं, तो इसको याद रखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो सब इस कलर के जो हैं, है ना, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं इसको, है ना। इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तो सभी लोग पढ़े होंगे, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये अल्कैली मेटल हो जाएगा लैंथनम। ठीक है, यहाँ के बाद से वो CEPRND PMSMEU GD TB DYHO ER TM YBLU, ये जो रहेगा ये क्या क्या होगा बताओ? F ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, उसके नीचे वाला जो थोरियम होगा, फिर थोरियम से चालू होके LR तक जाएगा, है ना, F ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी बहुत इजी है और इसके बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं। मैं पॉइंट वाइज डिक्टेट करूंगा, बट इसमें जितना मैं लिखा हूँ वो सारे पॉस्टुलेट्स कहीं ना कहीं कवर अप हो जा रहे हैं। ठीक है, अलग से अगर लिखना है तो मैं तो इंग्लिश में डिक्टेट कर दूंगा, उसको लिख लेना, एक ही बार पढ़ूंगा मैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी क्या बोलता है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कितने थ्योरीज पढ़ेंगे? 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। एक वर्नर थ्योरी होगा, एक वीवीटी होगा और एक सीएफटी होगा। ये 3 ही थ्योरी है हमारे पास पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो वर्नर साहब क्या बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है,
और प्राइमरी वैलेंसी को आज के टाइम पे उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तब के टाइम पे उसको हम एज अ प्राइमरी वैलेंसी ही बोलते थे, बट आज के टाइम पे उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ओके। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, इसको आज के टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जिसका ऑक्सीडेशन रहेगा किसी चीज का तो आयनाइजेबल रहेगा, नॉन डायरेक्शनल रहेगा यानी कि आयनिक रहेगा, और जनरली नेगेटिव लिगेंड होगा। जनरली नहीं, जनरली नेगेटिव लिगेंड, मोस्टली, जनरली नहीं बोलेंगे, मोस्टली नेगेटिव लिगेंड ही होगा। सेकेंडरी जो रहेगा ये नॉन आयनाइजेबल रहेगा, विच मीन्स कोवैलेंट या फिर डायरेक्शनल नेचर शो करेगा। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो ये नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड दोनों हो सकता है। ठीक है। और एक चीज, एवरी मेटल कटायन हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी मेटल के कटायन होते हैं उसके एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उससे ज्यादा या उससे कम वो नहीं होगा। ठीक है। ड्यूरिंग वर्नर्स टाइम पॉजिटिव लिगेंड्स वर नॉट डिस्कवर्ड, ये एक नोट है। ठीक है, कि वर्नर साहब के टाइम पे लिगेंड्स जो थे उसमें पॉजिटिव लिगेंड्स हमको नहीं मिले थे। ठीक है। अब जो नॉन आइसोमर रहेंगे यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी वाले, ये डायरेक्शनल रहेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शनल रहेंगे। अब देखो इसका शेप अगर देखना चाहें, सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 देख रहे हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत ज्यादा जनरल रहता है और आता है। इसका एक हेक्सागन शेप हो सकता है। ज्योमेट्री पे बात करते हैं पहले एक बार। एक हेक्सागन हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। ठीक है, और पिरामिड, पिरामिड भी हो सकता है जनरली। ठीक है, ये जो चीज रहेगा इसका शेप और इसका ये यूज हम यूज करेंगे आइसोमेरिज्म में, जो आइसोमेरिज्म हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए होगा, उस पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स जिसको लिखने हैं वो लिख सकता है, मैं बोल दे रहा हूँ पोस्टुलेट्स क्या क्या है। सीएमए या फिर सीएमआई, ओके मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, सीएमए सीएमआई, दे एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट, इन प्रेजेंट व्यू प्राइमरी वैलेंसी corresponds to oxidation state of central metal atom, while secondary valency corresponds to coordination number bracket Cn. For a given metal, primary valency is variable while secondary valency is fixed, generally not always. Third point, primary valency of central metal atom is satisfied by negatively charged species, while secondary valencies can be satisfied by anion, cation, or neutral species. Primary valencies are ionizable, while secondary valencies are non-ionizable. ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे डिनोट करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी विच इज नॉन डायरेक्शनल आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। ठीक है, and secondary valency which is directional and which is represented by a dash, continuous line. Geometry of complex is decided, ये 6 पॉइंट रहेगा। Geometry of complex is decided by surrounding valency, secondary valency. For example, CONH3 whole 4 Cl2 entire complex in a ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बात बताता है। अब इसमें देखना NH3 हमारे पास 4 है और Cl2 हम 2 लिए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। इसका दो पॉसिबिलिटी रहेगा ज्योमेट्री का, क्या क्या रहेगा? एक हेक्सागोनल हो पाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल हो पाएगा, और कुछ हो पाएगा क्या इसका? क्या बोला था मैं? CONH3 होल 4, और उसके बाद Cl2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है, इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी ज्योमेट्री था मैं बोला? हेक्सागोनल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, और एक ट्रायंगुलर पिरामिडल भी हो सकता है इसका। ठीक है, अब एक और नोट डाल के लिखेंगे, वर्नर वाज आल्सो एबल टू सिंथेसाइज ओनली टू आइसोमर्स, सो ही प्रेडिक्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नोट डाल के लिख सकते हैं। अब आते हैं मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और पॉलीवैलेंट के ऊपर। ठीक है, ये सब पर्टिकुलर आयंस रहेंगे। अब देखो Cu+1, Ag+1 और Au+1, इसमें जो रहेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, और इसमें से 2 जो रहेगा, 2 ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू एनी अदर वैलेंसी। ठीक है, ये मोनोवैलेंट है, यहाँ पे T ऐड करो।
डाइवैलेंट है ये, ठीक है, और ये पॉलीवैलेंट, यहाँ पे एक पी और ओके। और यह स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम और एच, मर्क्यूरी, इसके जो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रहेंगे आयंस, उसमें जो होगा 4 और 6 हो सकता है, एंड मोर डोमिनेंटली इसमें 4 ही जो होगा हमारा वही ज़्यादा हमको शो होगा, बाकी और कोई सा शो होने में इतना डोमिनेंस नहीं रहेगा। Pe+2 और Pd+2 का एक्सेप्शनल केस रहेगा, नॉट एन एक्सेप्शन बट एक एक्सेप्शनल केस रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे जब डिटेल में, तब बताएंगे जब एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा ये 4 रहेगा। अब पॉलीवैलेंट के लिए देखते हैं, Sc+3, Ti+3, टाइटेनियम+3, यहाँ से लेके हम कोबाल्ट तक तो जा रहे हैं, कोबाल्ट के बाद प्लेटिनियम+3, Pd+3, और ऑक्जेलेट आयन का +6 और +8 वाला, और एल्यूमिनियम का +3 वाला। ये एल्यूमिनियम का +3 वाला अलग से है। अब देखो पॉलीवैलेंट एटम ये इतने होंगे, ठीक है, इसके जो रहेंगे एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादातर रहेगा, 6, वही डोमिनेट करेगा। Al+3 के लिए दो पॉसिबिलिटी रहेगा, 4 और 6, उसमें से 6 डोमिनेट करेगा ऑलवेज। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी को मैं बोला था ऐसे डैश की तौर पे, एक प्रॉपर कंटिन्यूस लाइन के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स में से क्या करूंगा मैं, देखो पहले वाले का स्ट्रक्चर सही बनाया हूँ, बाकी जो 3 वाले कंपाउंड्स हैं COCl3 के, यहाँ पे देखो COCl3.6NH3 है, यहाँ पे 5NH3 है, यहाँ पे 4NH3 है, और यहाँ पे 3NH3 है। तो इसके स्ट्रक्चर्स पे चेंजेस आएंगे। अब तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और मेरे को स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इन लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर मैं गलत बनाया हूँ, जानबूझ के बनाया हूँ, क्योंकि मैं इसको बेसिकली कॉपी पेस्ट किया था इस वाले फॉर्मेट को, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कॉपी, तो ये आ गया, इसको मैं हटाना भूल गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका कोई पॉसिबिलिटी है, पहले वाले का स्ट्रक्चर तो मैं सही बनाया हूँ। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयंस कितने होंगे, इसको खुद करना है। टोटल नंबर ऑफ इसका, अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इसका क्या होगा मेरे को बताओ। देखो यहाँ पे 6NH3 है ना, तो NH3 तो 6 हो जाएगा, Cl3 जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6NH3 ऑलरेडी, वो जो CO है, CO किस में आएगा, +3 पे आ जाएगा, तो कितने लिगेंड सराउंड कर सकता है, 6 ही कर पाएगा, एक तरफ से 6 ही कर पाएगा, जो कि उसके किस में आएंगे, NH3 जो रहेंगे सारे सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी पे आएंगे, सारे NH3 सेकेंडरी वैलेंसी पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स इसका क्या बनेगा, CONH3 होल 6, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, एंड Cl3 अलग से, ये जो Cl3 है अलग से निकल के कटायन वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल आयनाइजेबल आयन इसमें कितने हो जाएंगे, हमारे पास 3 हो जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, टोटल आयनाइजेबल आयन कितने हो जाएंगे इसमें, 3 हो जाएंगे। टोटल आयन कितने होंगे इसमें, अंदर 3 है, बाहर 1 है, सॉरी अंदर 1 है और बाहर 3 है, तो टोटल आयन 4 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 6 सराउंड करने तो 6 ही होगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 3 हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी। ये दोनों सेम है ना, वर्नर के हिसाब से, वर्नर भाईजान के हिसाब से ये दोनों सेम है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सही है। अब यहाँ पे आओ, इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, यहाँ पे एक Cl अंदर चला जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, ये CO हुआ, यहाँ पे एक आया CO के बाद यहाँ पे एक NH3 आएगा, NH3 होल कितना, यहाँ पे होल 6 हो जाएगा, क्यों होगा, यहाँ तो 6 था, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे होल 5 होगा, 5 होगा क्या या नहीं होगा, कोई बता सकता है, गेस करो, ठीक है 5 होगा, 5 लेके देखते हैं। अब Cl3 बाहर होगा क्या, यहाँ तो 5 आ गया ना, तो ये क्या करेगा, लिगेंड को अपने अंदर लेने के लिए एक Cl अंदर ले लेगा, क्योंकि इसके पास NH3 5 ही थे, तो Cl2 बाहर आ जाएगा और एक Cl अंदर चला जाएगा, तो इसका एक Cl जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी पे आ जाएगा, क्योंकि वो अंदर आ रहा है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि
NH3 जो रहेंगे तीन, चार NH3 है ना, पांच NH3 है, चलो ठीक है, पांच NH3 है इसके पास, पांचों के पांचों NH3 सेकेंडरी वैलेंसी पे आएंगे। मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर खुद बन जाएगा। पांचों के पांच NH3 इसके सेकेंडरी वैलेंसी पे आएंगे। दो Cl जो बाहर हैं, ठीक है, वो प्राइमरी वैलेंसी पे आएंगे। और एक Cl जो अंदर आ गया है वो सेकेंडरी प्लस प्राइमरी में आएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन वाले, इसके अकॉर्डिंग ये वाले, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे COCl3.4NH3 में। अच्छा एक सेकंड, अब इसमें टोटल आयनाइजेबल आयंस कितने होंगे? आयनाइजेबल आयन एक ही होगा जो कि अंदर होगा, या बाहर होगा, क्या होगा? ये वाला नॉन आयनाइजेबल है, पिछले लेक्चर में बताया था। अंदर वाला नॉन आयनाइजेबल रहेगा, बाहर वाला आयनाइजेबल रहेगा, भले कटायन के पास हो भले एनायन के पास हो, अनायनिक पार्ट पे। तो इसके कितने टोटल आयनाइजेबल आयन रहेंगे? दो। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे दो है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए थ्री। कोऑर्डिनेशन नंबर और SV जो रहेगा छः का छः ही रहेगा। प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CO सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो वर्नर के हिसाब से +3 है बोल के वहां पे नहीं बोल रहे, वर्नर के हिसाब से नेगेटिव लिगेंड हमको नहीं मिले थे। तो इसमें से कौन सा लिगेंड की तौर पे एक्ट करेगा पॉजिटिव, हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल के बेसिस पे ही देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 4NH3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक और Cl अंदर ले लेगा, तो ये Cl2 हो जाएगा यहाँ पे, और बाहर एक ही Cl रहेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयन जो होगा इसमें एक ही रहेगा, जो कि बाहर वाला Cl होगा, ठीक है। एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ आयन जो रहेगा एक ही होगा, जो कि बाहर Cl होगा। टोटल आयंस कितने होंगे, जो सॉरी, टोटल आयनाइजेबल आयन एक ही होगा, जो कि Cl एक बाहर है। टोटल आयन होगा जो होगा वो दो होगा, अंदर वाला, ठीक है। और अब बोलोगे कि CO NH3 5 होल NH3 होल 4 और Cl2 ये दो आपस में कैसे बन पा रहे हैं? तो ये एक टाइप का ये आयन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लिगेंड के क्लासिफिकेशन पे आएगा, तो हम उसको डायरेक्ट वहीं पे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? 6 होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगा। प्राइमरी वैलेंसी इसका कितना होगा? 3 ही होगा। स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना लेना। देखो ये गलत स्ट्रक्चर है, ठीक, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये ऐसे मिटा दिया, ये वाला भी मिट गया, ये वाला भी ऑलमोस्ट मिट गया, ओके, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, बाकी का स्ट्रक्चर तुम लोग को खुद ही बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा। अब NH3 यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे तीनों Cl, एग्जैक्टली तीनों Cl अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयन इसमें कितने हो जाएंगे? जीरो, ठीक है। टोटल आयन इसमें कितना होगा? वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेबल के लिए बाहर एक होना चाहिए, बाहर तो है नहीं एक भी। और टोटल आयन, सॉरी, टोटल आयन और आयनाइजेबल आयन के लिए बाहर होना चाहिए, बट नहीं है। तो टोटल आयन पे एक ही आयन आएगा जो कि अंदर रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगा, और प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या होगा? 3 होगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में जितने Cl रहेंगे, ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी रहेंगे, जितने Cl आ रहे हैं ना बाहर से, जो कि न्यूट्रल पे थे पहले, वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो सेकेंडरी प्लस प्राइमरी वैलेंसी वाले में कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड है, ये उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो टोटल आयन में हर एक में लिखा हूँ, आयनाइजेबल आयन लिखा हूँ, पीवी एसवी, पीवी प्लस एसवी, ये सब लिखा हूँ। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी, इसमें से अगर हम रिएक्शन करवा के बनाएंगे तो देखो कितना बनेगा। आयनाइजेबल आयन जितने रहेंगे उतने ही AgCl के पीपीटी बनेंगे, और ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो चार, यहाँ पे आयनाइजेबल आयन कितना है? तीन है, तो यहाँ पे 3 AgCl है। यहाँ पे आयनाइजेबल आयन कितने हैं? दो है, तो यहाँ पे 2 AgCl है, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट टू।
अब कंडक्टिविटी जो रहता है ये नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर द नंबर ऑफ आयंस इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स इज मोर देन द कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स इज मोर। ठीक है, नंबर ऑफ आयन अगर सेम रहेगा तो हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा रहेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसका सबसे ज्यादा आयन है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, पहले वाले का होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, फिर चौथे वाले का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिस कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर क्या रहेगा, 4 3 2 1, उसका अपोजिट हो जाएगा। समझो यार, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो ये यहाँ पे जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रॉपर्टी यहाँ पे पीपीटी मिल रहा है, व्हाइट पीपीटी, ये उसके ऊपर ही है। ठीक है, ये यहाँ से Ag+NO3, ये यहाँ से इसको जाके अटैक करेगा, Cl3 बाहर निकाल देगा, अपने साथ ले लेगा, ये NO3 यहाँ चला जाएगा, ये AgCl यहाँ जो 3 पहले से जो थे आयनाइजेबल आयंस वो इसके साथ आ जाएंगे, तो ये AgCl3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 AgCl बन जाएगा, इसका KSP बहुत लो रहेगा। अब ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देखो ये एक क्वेश्चन है, PdCl2.2NH3, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या होगा बताओ। 2NH3 बाहर आ जाएगा, Cl2 अंदर ले लेगा, ताकि इसको 4 PD4 पे अगर रहेगा तो, और इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना, 2 हो जाएगा, सेकेंडरी कितना, 2, 4 हो जाएगा। Sv+Pv कितना होगा, ये 2 रहेंगे, जो ये 2 होंगे। और AgCl का क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूँ, AgCl फॉर्म होगा क्या यहाँ पे, आयनाइजेबल आयन है कहीं पे, आयनाइजेबल आयन नहीं है, तो यहाँ पे AgCl फॉर्म नहीं होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको नेक्स्ट लेक्चर पे हम करेंगे। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी केमिकल बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट होगा, इसको पढ़ के आना मोलर कंडक्टिविटी को, जिसके पास जो भी नोट्स हो, एनसीईआरटी हो, जो भी हो, ये 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिगेंड्स के ऊपर। ठीक है, तो लिगेंड्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। तो ये एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। ठीक है, और यहाँ से जितने भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेड, डाई बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड, उसके हिसाब से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो उसका जितना डेंटिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर क्लासिफिकेशन पे भी आएंगे। तो ये जो M और L होगा, ये L जो यहाँ पे है ये लिगेंड बता रहा है, Ml कनेक्टेड थ्रू डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हमेशा फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये लुईस बेस रहेगा यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा नहीं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। Any species which has at least one lone pair can act as ligand. In complex formation, ligand donate their lone pair of electron to CMA or CMI, so act as Lewis base. यहाँ पे ये ऊपर वाली डेफिनेशन सेम है, बस एक एड ऑन है, so act as Lewis base. Stronger the Lewis base character, better the ligand. If only donation by ligand is considered. अब देखो, खाली लिगेंड से डोनेशन अगर कंसीडर हो रहा है उस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिए, तो उसमें लुईस बेस का कैरेक्टर जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर लिगेंड होगा वो। फॉर एग्जांपल NH3 और PH3 में देखो, लुईस बेस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, NH3 का ज्यादा है, तो बेटर लिगेंड कौन सा होगा, NH3 सबसे ज्यादा बेटर लिगेंड होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर और किसी से डोनेशन कंसीडर किए जा रहे हैं अदर देन अ लिगेंड, तो उसमें मामला अलग बैठेगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे है, नेगेटिव, न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिव लिगेंड, ये सबसे बेसिक वाला था, इसको हमने कवर किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स। ठीक है,
तो ये डेंटिसिटी के ऊपर डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो, एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, जिस डेंटिसिटी जो होता है एक होता है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, डेंटिसिटी एक ही दो होता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये दो साइड से डोनेट कर सकता है। पॉलीडेंटेड में क्या होगा, दो से ज्यादा होगा। चिलेटिंग में क्या होगा, एक रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, वहां से डोनेशन होगा। एम्बिडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड में क्या होगा, एम्बिडेंटेड में दो प्रकार के लिगेंड दो तरीके से डोनेट कर सकेंगे, ये एम्बिडेंटेड में होगा। फ्लेक्सीडेंटेड में क्या होगा, लिगेंड बहुत फ्लेक्सिबली या फिर फिजिबली या फिर बहुत इजीली डोनेट कर पाए, उसमें अलग क्लासिफिकेशन है, उस पर बात करेंगे जब हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड पे छोड़ देंगे, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिकल होगा और एक नॉन क्लासिकल। अब मोनोडेंटेड लिगेंड पे आते हैं, इसका डेंटिसिटी वन, यानी कि हैविंग वन डोनेटिंग साइट्स। अब इसका नॉमेनक्लेचर है कुछ, नेगेटिव चार्ज आइटो होगा, पॉजिटिव चार्ज ईएम होगा, ईएम बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो पूरा चार्ट है, ये जो भी लेक्चर देख रहा है उसको ये चार्ट याद होना चाहिए। ये चार्ट अगर याद नहीं होगा, नाम याद नहीं होगा, तो हम नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो लेट्स लर्न विथ मी। एच माइनस को क्या बोलेंगे, हाइड्रो बोल सकते हैं, हाइड्राइड बोल सकते हैं। एक्स माइनस को क्या बोलेंगे, हैलिडो या फिर हैलो, यहाँ पे ये हाइलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ एच माइनस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्साइडो। एस एच माइनस को मरकैप्टो। ओ टू माइनस को क्या बोलेंगे, ऑक्साइडो या फिर ऑक्सो। ओ टू टू माइनस को क्या बोलेंगे, पेरोक्साइडो या फिर पेरोक्सो। ओ टू माइनस को क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइडो या फिर सुपर ऑक्सो। सी एन माइनस को साइनो या फिर साइनाइडो। एस सी एन को थायोसाइनाइडो या फिर थायोसाइनो। एच टू माइनस को सल्फाइडो, पी थ्री माइनस को फॉस्फाइडो, एन थ्री माइनस को नाइट्राइडो, सी फोर माइनस को कार्बाइडो। ठीक है, ये बहुत इजी थे, इसको याद कर लो। अब आते हैं न्यूट्रल के ऊपर। ठीक है, ये H2O होगा एक्वा। CO को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। NO प्लस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिलियम या फिर नाइट्रोसोनियम। NH2 को क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। NH2NH3 प्लस को क्या बोलेंगे, हाइड्राजीनियम। PH3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फीन। PPH3 को क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। NO2 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। अगेन देखो, नाइट्राइडो और नाइट्राइटो, टो और डो अलग अलग है। NH3 को क्या बोलेंगे, अमीन, अमाइन क्या बोलेंगे, अमाइन, डबल एम आ रहा है। ठीक है, NH2 माइनस को क्या बोलेंगे, अमाइडो। NH2 माइनस को क्या बोलेंगे, सॉरी, NH2 माइनस को क्या बोलेंगे, इमाइडो। N3 माइनस को क्या बोलेंगे, अजाइडो। ये क्या है, पिरिडिन, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। SO4 माइनस को क्या बोलेंगे, सल्फेटो। CO3 माइनस को क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो। CSO2 माइनस को क्या बोलेंगे, थायोकार्बोनेटो। SO3 माइनस को क्या बोलेंगे, सल्फाइटो। H2O3 माइनस को क्या बोलेंगे, थायोसल्फेटो। N3 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। NS को बोलेंगे थायोनाइट्रोसिल। CS को क्या बोलेंगे, थायोकार्बोनिल। O2 माइनस 2 प्लस, O2 प्लस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजीनियम। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें से याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर का क्या काम है, ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए सबको, पहला। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में या फिर कहीं पे भी क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, किसी भी लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो या कुछ भी करो। ठीक है, ये सीरीज जो बताया हूँ ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि ये काम आएंगे। और ये चार क्वेश्चंस करने हैं, ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ मिक्स होके आते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल है, इजीली बन जाएंगे, गिव इट अ ट्राई। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जनरल यूजेस क्या रहते हैं, सोचा जाएगा कि क्या काम में आता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम एक्सप्लेन किया था कि ड्रग्स या फिर मेडिसिन पर्पसेस के लिए होते हैं। ये हमारे बॉडी में भी, हेमोग्लोबिन में भी मिलता है। बोलते हैं ना, आयरन कम गया है ब्लड में, बोलते हैं ना, आयरन उसमें जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो पीरियोडिक टेबल पे मेटल के तौर पे रहेगा हमारे पास, है ना। तो आयरन भी कम जाता है खून से, वो भी एक, खैर वो अलग चीज है, वो डी ब्लॉक में नहीं आ रहा है, बट वो क्या करेगा ना, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो उसमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। और वो ब्लड को भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेडेटिव्स देगा जो कि ब्लड के लिए यूजफुल रहेगा फॉर द रनिंग पर्पस ऑफ योर एंटायर बॉडी। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। एक मेडिसिन रहता है, उसको बोलते हैं सिस्प्लैटिन।
ठीक है, ये क्या करता है, जो थायराइड थायराइड बोल रहा हूँ, कैंसर कॉजिंग सेल्स जो रहते हैं ना, ठीक है, उसको क्या करता है, उसका ग्रोथ को ये मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, और मेटलर्जी में भी यूज होता है। मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसके लिए भी ये यूज होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। एज ए कैटलिस्ट कैसे यूज करेंगे, कैटलिस्ट या तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि स्पीड बढ़ा देगा, या तो कमा देगा। ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक बहुत फेमस कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ये दिखता कैसे है, यहाँ पे ये एक आर एच होता है, ये एक यहाँ पे आर एच होता है, ठीक है, और इसके साथ ये डैश लाइन पे बनता है यहाँ पे पी पी एच थ्री, पी पी एच थ्री, ठीक है, यहाँ से सी एल, यहाँ पे भी सी एल, ये विल्किंसन कैटलिस्ट बना रहा हूँ मैं, और ये वेज, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर पी एच थ्री पी एच थ्री, ठीक है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। ये क्या काम करता है, ये अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाता है और उसको एल्केन पे बना देता है। और ये जो रिएक्शन रहती है एल्किंसन कैटलिस्ट, ये स्पेसिफिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल नॉलेज की बातें थी, ज्ञान की बातें थी, मैं ज्ञान दे दिया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। दिस वाज द लेक्चर 2, और हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क कर लेना ताकि जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो ढंग से समझ में आए, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।